साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं या एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव है। उस रेमेडी का नाम है कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बिना होम्योपैथी प्रैक्टिस को सोचा भी नहीं जा सकता। शायद इसीलिए डॉक्टर J.H. क्लार्क का कहना है कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हनीमन्स जीनियस, यानी हनीमन के ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से ये एक है कैलकेरिया काब। तो अक्सर तो हमने कैलकेरिया काब के माइंड के बारे में सुना है, हम कैलकेरिया काब के फीचर्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ डेवलप कैसे होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। कैलकेरिया काब अपने पैथोजेनिक एक्शन के द्वारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करता है जिसमें कि वो जो पेशेंट है उसमें न्यूट्रिशंस का इम्पेयरमेंट करता है। वो उनके अंदर न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिसको ये खास करके अफेक्ट करता है, जिसको वो इम्पेयर कर देता है, उसके बारे में हम भी आगे आएंगे। अच्छा, ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि ये उस व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसा पैथोलॉजी क्रिएट करता है जिससे कि वो अपने नेचुरल फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बेसिकली कैलकेरिया काब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एसिमिलेशन को अफेक्ट करता है, उसमें कुछ त्रुटियां पैदा करता है, कुछ उसके अंदर कमियां पैदा करता है। इन कमियों के कारण वो जो पेशेंट है या जो सब्जेक्ट है वो अपने खाने में से कैल्शियम को ले नहीं पाता, उसको कैल्शियम प्रॉपरली मिल नहीं पाता। अब क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो यहीं से उसकी सारी पैथोलॉजी शुरू होती है। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो कैल्शियम के उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इस कारण से मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियों में दम नहीं रह जाता, हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। अच्छा, जहां हड्डियों का ग्रोथ रुक जाता है या स्लो हो जाता है उसी जगह पर मांसपेशियां जो होती हैं वो थोड़ी फूली फूली सी रहने लगती हैं, लेकिन शरीर में कोई दम नहीं होगा। तो अब हम आपको यहाँ ध्यान से एक बात बताना चाहते हैं जिसको हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमको समझना होगा कि जब सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले जो पेशेंट को देख पाते हैं वो है कि वो दिखता कैसा है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, उसके शरीर का चाल ढाल कैसा है। वो हमें अपनी चीफ कंप्लेंट्स के बारे में बताए उसके भी पहले हमको यही चीज़ दिखाई देती है कि वो दिखता कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है या सांवला है, दुबला पतला है, कैसा है वो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैलकेरिया काब दिखते कैसे हैं, उनके शरीर की रचना कैसी होती है, कैसे होती है उनके शरीर की बनावट। जैसे कि हमने बताया कि उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दम नहीं रह जाता और मांसपेशियाँ फूली फूली से रहेंगी। तो कैलकेरिया काब का पेशेंट देखने में बहुत स्वस्थ यानी मोटा ताज़ा नजर आएगा, थुलथुला सा शरीर होगा, पर हाथ पैर पतले पतले होंगे। शरीर की अपेक्षा इनका माथा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। माथे पर यानी फोरहेड पर आपको पसीना साफ नजर आ जाएगा। उनकी स्किन बहुत ही नरम नरम लगेगी। इनसे जब आप हाथ मिलाएंगे तो आपको इनके हाथ में आपको इतना नरम लगेगा, नर्म और मुलायम महसूस होगा जैसे कि इनके हाथ में हड्डियां हैं ही नहीं। जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो आपको पसीने से भीगा हुआ, मामूली पसीने से भीगा हुआ नर्म मुलायम हाथ का एहसास होगा जिसमें हड्डियां ही नहीं है, ऐसा महसूस होगा। ऐसे ही जो पेशेंट्स हैं, जो कैलकेरिया काब के पेशेंट्स होते हैं, वो देखने में भले ही कितने भी मोटे ताज़े स्वस्थ नज़र आते हों, कितने भी मजबूत नज़र आते हों, लेकिन वास्तव में ये लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अंदर से ये बहुत ही कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं। कैलकेरिया काब के पेशेंट इतने कमज़ोर होते हैं कि थोड़ा सा भी मेहनत करने से थक जाते हैं। ज़रा सा चले, थक गए, ज़रा सा सीढ़ी चढ़े, थक गए,
ज़रा सा कहीं सपोज करो वो किसी टॉप फ्लोर पे रहता है, उसको 2 बार 3 बार ऊपर नीचे करना पड़ा, थक गए। अब इनकी मेहनत चाहे शारीरिक हो या मानसिक मेहनत हो, ये इनकी खास बात है कि बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो थोड़ा सा पढ़ेगा और उसको थकान लग जाएगी। अगर वो कोई मेंटल एग्जेशन का काम करता है तो भी वो थक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी खास बात है कि बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, चाहे चाहे मेहनत उनका फिजिकल वर्क हो या फिर कोई मेंटल एग्जर्शन हो। इनके घर वाले या फ्रेंड्स आपसे इनका परिचय कराते समय कहेंगे कि इनसे तो हिला डुला भी नहीं जाता, दिन भर बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बहुत आलसी हैं, ज़रा सा काम बोल दो तो थक जाएंगे। मम्मी ने ज़रा सा मार्केट क्या भेज दिया दुकान से कुछ लाने के लिए, आके वो एकदम बिस्तर पर ही पड़ जाएगा। अब क्योंकि ये आलसी होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, इनका चलना फिरना भी स्लो होता है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इनके अंदर एक स्लोनेस होती है। इनका चलना फिरना स्लो होता है, इनका काम करने का स्पीड भी स्लो होता है। और तो और जो इनके अंदर डिजीजेस आएंगी वो भी बहुत ही स्लो स्पीड वाली होंगी, यानी क्रॉनिसिटी रहेगा कंप्लेंट्स के अंदर। इनके पूरे फीचर्स में आपको ये स्लोनेस का एहसास होगा। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो दिखते कैसे हैं, ये आपने कॉलेज के दिनों में भी सुना होगा कि फेयर फैट फ्लैबी होते हैं। जब हम यहाँ बात करते हैं कि कैलकेरिया कैल्शियम को ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो अपने खाने में मौजूद कैल्शियम को एसिमिलेट नहीं कर पाता, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि किसी में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो उसको कैलकेरिया कार्ब दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलकेरिया कार्ब अगर प्रिस्क्राइब करना है तो उसके सिम्टम्स को समझने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है जो मोटा ताज़ा हो, थुलथुला शरीर वाला हो, माथे पर हल्का पसीना हो, हाथ मिलाने पर आपको उसके हाथों में भी पसीना नज़र आए और नरम मुलायम हाथ महसूस हो, शरीर की अपेक्षा माथा थोड़ा बड़ा हो। अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है और अगर वो कैलकेरिया का पेशेंट है, तो किस तरह के डिजीजेस के साथ कैलकेरिया आपके सामने उपस्थित होगा। अब जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, देर इज इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ कैल्शियम। मतलब इसके शरीर में कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं होगा और इसके कारण इनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली पैथोलॉजी भी एक्सक्लूसिवली कैलकेरिया का एक्शन बताता है। आप अगर कैलकेरिया के क्लिनिकल्स पर अगर आप गौर करें, आप देखें उसको ध्यान से, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह के पैथोलॉजीज को प्रोड्यूस करने के लिए कैलकेरिया जानी जाती है। जैसे कैलकेरिया पेशेंट्स एनीमिया की वजह से आपके पास विजिट कर सकते हैं, उस आपके पास आ सकते हैं कि उनको एनीमिया है। जैसा कि हम पहले भी बात कर ली है कि ये लोग देखने में बहुत ही मोटे ताज़े और स्वस्थ दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। इनका मोटापा भी अजीब सा होगा, हाथ पैर पतले, पतली गर्दन, शरीर की अपेक्षा माथा थोड़ा बड़ा, माथे पर पसीना और पेल फेस, पेल लिप्स, वैक्सी स्किन। एनीमिया की वजह से इनका शरीर पूरा पेल होगा, लिप्स भी पेल होंगे जो जनरली रेड होते हैं, स्किन के ऊपर एक हल्का वैक्स जैसा महसूस होगा। कैलकेरिया इज नोन टू प्रोड्यूस क्लोरोटिक एनीमिया। क्लोरोसिस का मतलब होता है, क्लोरोसिस एक्चुअली एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि शरीर में एक येलोइश ग्रीन कलर का शेड जैसा दिखाई देगा, इसको कहते हैं क्लोरोटिक एनीमिया। तो कैलकेरिया कार्ब इज नोन टू प्रोड्यूस क्लोरोटिक एनीमिया। इस तरह से आप कैलकेरिया में क्लोरोटिक एनीमिया देखेंगे। जैसे अब कैलकेरिया को जाना जाता है क्लोरोटिक एनीमिया प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरीके से कैलकेरिया का एक्शन ग्लैंड्स पर भी जग जाहिर है, खास करके लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर। कैलकेरिया के बच्चों में आप देखेंगे कि उनके गर्दन में लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट होगा और उसके एब्डोमेन में भी लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट पता लगेगा आपको, जिसको
टेबिस टेबिस मेसेंट्रिका कहते हैं। ये जो दो लोकेशंस हैं, गर्दन और एब्डोमेन, इन दोनों लोकेशन में लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट कैल्केरिया की पिक्यूलियरिटी है। ऐसा नहीं है कि लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट सिर्फ कैल्केरिया में ही होता है, लेकिन ये जो दो लोकेशन मैंने बताया ये कैल्केरिया का स्पेसिफिक लोकेशन है, गर्दन में और एब्डोमेन में। तो हमने देखा कि ये क्लोरोटिक एनीमिया के लिए जाना जाता है, और हमने देखा कि ये ग्लैंड्स पर, खास करके गर्दन के लिम्फ नोड्स पर और एब्डोमेन के लिम्फ नोड्स को एनलार्ज करने के लिए जाना जाता है। और थर्ड, कैल्केरिया जाना जाता है एब्सेस फॉर्म करने के लिए। एब्सेस इन डीप मसल्स, बहुत गहराई में जो एब्सेस मौजूद हो, ऊपर सतह पर नहीं, स्किन पर नहीं, बल्कि डीप मसल्स में एब्सेस प्रोड्यूस करना कैल्केरिया की खासियत है। एब्सेस नेक में, थाइज में, एब्डोमेन में, ऐसी जगह जो बहुत डीप हो, गहराई में हो। कैल्केरिया हैज पिक्यूलियर एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कैल्केरिया एब्सेस को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि उसको रोक देगा। उसके अंदर के पस को वो रिजॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करा देगा, और एब्सेस को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। तो ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि एब्सेस फूटे नहीं, एब्सेस सपोरेट ना हो, बल्कि अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर आप कैल्केरिया सोच सकते हैं। इसको अगर हम रूब्रिक्स में देखें तो हमको दिखेगा जनरल एब्सेस क्रॉनिक। जैसा कि हमने बताया था कि इनके अंदर एक स्लोनेस होती है, तो आपको इनके कंप्लेंट्स में भी स्लोनेस दिखाई देगा, एक क्रॉनिसिटी नजर आएगी। रूब्रिक है जनरल एब्सेस क्रॉनिक। चेस्ट एब्सेस लंग्स, देखिए अब ये लंग्स वो कोई सतह पर नहीं है, डीप में है। जनरल एब्सेस पस येलो, ये येलो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इनके सारे डिस्चार्जेस येलोइश होते हैं, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। रूब्रिक है जनरल एब्सेस पस येलो, जनरल एब्सेस बोन्स ऑफ, जनरल एब्सेस ग्लैंड्स ऑफ, जनरल एब्सेस मसल्स ऑफ, जनरल एब्सेस मसल्स ऑफ डीप मसल्स, जनरल एब्सेस एबॉर्ट रेमेडीज टू। तो हमारा कैल्केरिया एब्सेस को एबॉर्ट कर देता है, उनको बढ़ने नहीं देता, उनको ग्रो नहीं करने देता, उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। अक्सर हमारे दिमाग में एब्सेस सुनते ही एक बहुत ही ख़ास तरह की रेमेडी का उभार आ जाता है, उसका नाम उभर जाता है। वो रेमेडी है सिलीशिया। हर तरह के एब्सेस के लिए हमें बस सिलीशिया ही याद आता है, क्योंकि सिलीशिया ने अपना एक ऐसा रेपुटेशन बनाया है कि वो एब्सेस को बहुत अच्छे से हील करता है। लेकिन दोनों के हील करने के काम में बहुत अंतर है, दोनों का तरीका बहुत अलग अलग है। सिलीशिया का तरीका अलग है, कैल्केरिया का तरीका अलग है। ऐसा कभी कभी बहुत घातक भी हो सकता है अगर हमने सिलीशिया को गलत जगह इस्तेमाल कर दिया। सिलीशिया का प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है कि वो एब्सेस को पकने में मदद करता है, यानी वो सपुरेशन को प्रमोट करता है, और एब्सेस को पका के उसके अंदर के पस को वो बाहर फेंक देता है, घाव को फोड़ देता है, और एब्सेस स्प्रेड हो सकता है, टॉक्सिक स्टेट प्रोड्यूस कर सकता है। अब ऐसे में अगर, जैसे कि हमने देखा इसके कैल्केरिया के इसमें रूब्रिक्स में, कि इसके जो एब्सेस हैं वो बहुत ही डीप में हैं। इसी जगह पर जहाँ कैल्केरिया इंडिकेटेड है, वहाँ पर डीप जगह पर कहीं अगर हमने सिलीशिया का प्रयोग किया, सिलीशिया का इस्तेमाल किया, तो चांसेस हैं कि वो इसको सपुरेशन को प्रमोट करे और उसको फोड़ दे वहाँ पर, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिक स्टेट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर एब्सेस कैविटी है और अगर सिलीशिया प्रिस्क्राइब करी गई, तो पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ एब्सेस बहुत डीप में स्थित हों, सिलीशिया देने से बचना चाहिए। जबकि कैल्केरिया एब्सेस को पकने नहीं देता, भीतर ही भीतर उसके पस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्सेस को एबॉर्ट कर देता है। कैल्केरिया भीतर ही भीतर एब्सेस को ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी किस तरह का एक्शन करती है, इसके बारे में जान लेने से प्रिस्क्रिप्शन करने में
या फाइनल सिलेक्शन करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत मदद मिलती है। कैलकेरिया जिस तरीके से एब्सेस फॉर्म करने के लिए जाना जाता है, जिस तरीके से क्लोरोटिक एनीमिया फॉर्म करने के लिए जाना जाता है, इसी तरीके से पॉलिप्स प्रोड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है। कैलकेरिया इज नोन टू प्रोड्यूस पॉलिप्स, पॉलिप्स इन नोज, पॉलिप्स इन वजाइना, पॉलिप्स इन गॉल ब्लैडर, पॉलिप्स इन यूरिनरी ब्लैडर, या कहीं भी अगर आपको कहीं पॉलिप्स दिख रहे हैं और साथ ही साथ बाकी के सिम्टम्स भी मैच कर रहे हो, जैसा कि मोटा ताज़ा स्वस्थ थुलथुला शरीर, माथे पर पसीना, नर्म मुलायम हाथ, स्लोनेस, ये सब अगर आपको दिखता है तो आप उस पेशेंट के लिए कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं। और कैलकेरिया इज ऑल्सो नोन टू प्रोड्यूस डिफेक्टिव बोन्स, कमज़ोर हड्डियों के कारण बच्चे जल्दी चल नहीं पाते। सो वी हैव लेट लर्निंग टू वॉक, बट एक्चुअली ये लेट लर्निंग नहीं है, उसको आता है कि कैसे चलना है, पर बच्चा इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसके बोन्स कमज़ोर हैं। उसके उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो उसका वज़न नहीं संभाल नहीं पाते, इतने कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो देर से चलना शुरू करता है, लेट वॉकिंग होता है, जबकि लेट लर्निंग नहीं होता। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये कि पेशेंट दिखता कैसा है और क्या क्या उसके संभावित चीफ कंप्लेंट्स हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो कैलकेरिया प्रीडोमिनेंटली चिली होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। क्लिनिक में आते ही ये सबसे पहले आपसे कहेंगे एसी बंद कर दीजिए या फ़ैन बंद करने के लिए आपसे कहेंगे। इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर भी आप देखेंगे कि वो पसीने से भीगा हुआ है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली जिन लोगों को ठंडी लगती है उनको पसीना कम होता है, लेकिन कैलकेरिया में ठंडी बहुत लगती है और पसीना भी बहुत आता है। इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है फिर भी आप देखेंगे कि वो पसीने से भीगा हुआ है। आपको देखकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इसको ठंडी लग रही है फिर भी पसीना क्यों आ रहा है। पसीना आने का लोकेशन भी बहुत ही यूनिक है। पसीना इनको ऐसे तो पूरे बॉडी पर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माथे पर सामने की तरफ आएगा और सर के पीछे आएगा, यानी फोरहेड पर और ऑक्सीपुट एरिया में। ऑक्सीपुट एरिया में पसीना उस वक्त आएगा जब ये बच्चा नींद में होता है, जब वो सोया हुआ होता है। पसीना इतना ज़्यादा आएगा कि माताएं या उसके पेरेंट्स कभी आपको बताएंगे कि ये जब सोता है तो पूरा पसीना इतना आता है कि पूरा भीग जाता है, हम तो डर ही जाते हैं। बाकी के शरीर में भी थोड़ा बहुत पसीना आएगा, पर इन दो जगहों में बहुत ज़्यादा आएगा, फोरहेड में और ऑक्सीपुट में। देखिए रूब्रिक्स में हमको कैसे पता लगता है। रूब्रिक है हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प ऑक्सीपुट नाइट, सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया। हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प ऑक्सीपुट, फिर है हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प फोरहेड, फिर है हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प सार। तो ये जो सारनेस है, खट्टापन है, ये भी एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। इनके जितने डिस्चार्जेस होंगे वो सारे, उनमें एक खटास आएगी, एक खट्टी तरह की बात होगी, आपको कुछ खट्टापन महसूस होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प इन्फेंट्स, हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्काल्प, तो आप देखेंगे कि स्काल्प पर पर्सपिरेशन लगभग कैलकेरिया का बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। मैं जनरली अगर मुझे कैलकेरिया रूल आउट करना होता है या कैलकेरिया को बारे में अगर मुझे क्वेश्चन करना होता है तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछता हूँ कि माथे पर पसीना और सिर के पीछे पसीना बहुत आता है क्या। मैं इस बारे में भी पूछता हूँ कि पसीना क्या इतना ज़्यादा आता है कि जहाँ भी आप सोते हैं रात को तो क्या तकिया वकिया थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है, या बालों में पसीना बहुत आता है। और जनरली जिनको कैलकेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ वहीं पर पसीना ज़्यादा आता है। हाथ और पैर इनके ठंडे ठंडे, पर वहाँ पर भी हल्का पसीना आएगा। इनके पसीने की खासियत ये है कि ज़रा भी एक्सर्शन हुआ तो भर भरा के पसीना आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी मेहनत कर लिया इस आदमी ने। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो
देखने में मोटे ताजे स्वस्थ नजर आने वाले थुलथुले शरीर के स्वामी भगवान ने जिनको पतले हाथ और बड़ी तोंद से नवाजा है, जिसके गर्दन में लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं, चिली है, स्लो है, धीमी गति से काम करने वाला है, बेहद आलसी किस्म का व्यक्ति है, जो मामूली सा काम करने से भी थक जाएगा, थोड़ी सी पढ़ाई करने से भी थकान हो जाए, जिनके शरीर पर मसल्स बढ़ गए हैं, मांस बढ़ गया है पर स्ट्रेंथ नहीं है, जो जल्दी से जिसको पसीना आ जाए, पसीना पसीना हो जाए, जिसको पसीना ज़्यादा करके ऑक्सीपुट पर आए, ये सब कैल्केरिया के सिम्टम्स हैं। जिसके हाथ नर्म और मुलायम हो, ये सब कैल्केरिया के सिम्टम्स हैं। जिसके हाथ में मामूली सा पसीना आपको नजर आए, ये सब कैल्केरिया के सिम्टम्स हैं। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हाथ और पैर में पसीना सुनकर फिर से आपको सिलिशिया की याद आती है। जब भी हमको सिलिशिया रूल आउट या रूल इन करना होता है तो हम पूछते हैं कि क्या इसके हाथ में और पैरों के तलवों में पसीना आता है, और अगर पेशेंट ने यस कहा तो हमारा पूरा ध्यान चला जाता है सिलिशिया की तरफ। लेकिन सिलिशिया में पसीना इतना ज़्यादा होता है कि स्किन गल जाती है, वहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ पर्सपिरेशन। वहाँ घाव हो जाता है, वहाँ अल्सरेशन शुरू हो जाते हैं, जबकि कैल्केरिया में अल्सरेशन नहीं होता। और सिलिशिया का जो पर्सपिरेशन है वो ज़्यादा होता है, जबकि इसके अंदर बहुत हल्का और मामूली पसीना होगा हाथ में और पैरों में। और दूसरी बात, सिलिशिया अक्सर दुबले पतले लोग होते हैं जो नर्वस और एक्साइटेबल होते हैं, जबकि कैल्केरिया सुस्त और आलसी होते हैं और मोटे ताज़े होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है आपके सामने तो वो कैल्केरिया नहीं हो सकता, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वो लोग थोड़े मोटे ताज़े होते हैं और सिलिशिया दुबला पतला होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आमतौर पर इनके हाथ और पैर ठंडे होते हैं, लेकिन कई बार इनके पैर के तलवे गर्म भी लगते हैं। उनको गर्मी का एहसास होता है, जलन सी होती है पैर के तलवों में, और इसकी वजह से ये कई बार ये लोग अपने पैर रज़ाई या कंबल से बाहर निकाल कर सोते हैं। अक्सर जब कोई मरीज़ ये बताता है कि वो अपने पैर रज़ाई के बाहर निकाल कर सोता है तो हमको सल्फ़र की याद आती है। अब देखिए कैसे एक एक सिम्टम्स एक एक रेमेडी की याद दिलाते हैं। सल्फ़र के पेशेंट्स अक्सर अपना पैर रज़ाई के बाहर निकाल कर सोते हैं। इनफैक्ट कई लोग सल्फ़र को जब कंफर्म करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये सवाल उनसे पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप अपने चद्दर से पैर बाहर निकाल कर सोते हैं, और अगर उसने यस कहा तो सल्फ़र को वो स्टैम्प कर देते हैं कि हाँ ये सल्फ़र हो सकता है। लेकिन हम सबको सल्फ़र की याद आती है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सल्फ़र का पसीना माथे पर ही आता है। सल्फ़र बहुत ही एक्टिव लोग होते हैं, जबकि कैल्केरिया सुस्त आलसी टाइप के होते हैं। कैल्केरिया बेहद चिली होता है, जबकि सल्फ़र का थर्मल्स प्रीडोमिनेंटली हॉट होता है। सल्फ़र के अंदर बर्निंग या गर्मी ज़्यादा मार्क्ड है और कैल्केरिया के अंदर ठंडी ज़्यादा मार्क्ड है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है, इस तरीके से आप कैल्केरिया और सल्फ़र को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हर एक बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। आप हमारा अगर एस भी देखेंगे तो उसमें ACE जो है दैट इज़ फॉर एग्जैक्ट कॉज। तो अगर कैल्केरिया का कोई पेशेंट है तो उसको तकलीफ कब आएगी, उसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको बीमारी आ सकती है। हमने अभी तक की चर्चा में ये समझा है कि कैल्केरिया चिली है, सुस्त है, जल्दी थक जाता है, खूब पसीना निकलता है, तो स्वाभाविक है कि उसके कॉज भी इनमें से ही कुछ होंगे। कॉज है एक्सपोजर टू कोल्ड। चाहे किसी भी तरह से उसको ठंडी लग जाए, चाहे भीगने से लग जाए, ठंडी हवा से लग जाए, या उसको बहुत सारा पसीना हुआ है और कहीं से हवा आ रही है और उससे पसीना होने से जो ठंडी लगती है उससे ठंडाई लग जाए। और दूसरा कॉज होगा एक्सेसिव काम करने से, ज़्यादा एक्सर्शन करने से। फिर वो एक्सर्शन चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। देखिए हमको रूब्रिक्स में भी दिखता है जनरल्स वीकनेस ओवर वर्क फॉर्म, जिसमें लगभग 6-7 मेडिसिन हैं
और कैलकेरिया उसमें सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है। दूसरा है वीकनेस एक्सर्शन स्लाइड फ्रॉम। तो इन रूब्रिक से भी हमको पता लगता है कि कैलकेरिया कितना जल्दी थक जाता है और उसके जो कंप्लेंट्स होंगे वो भी उसके एक्सर्शन के कारण ही आएंगे। तीसरा कॉज हो सकता है कि पसीना सप्रेस हो गया है, पहले बहुत आता था, अब नहीं आता। मुझे कैलकेरिया सिलिकेटा का एक ऐसे ही केस याद आता है जिनको एलर्जिक राइनाइटिस थी और वो तब से शुरू हुई थी जब उन्होंने घर में एसी फिट करवाया था। एसी लगाने के बाद से धीरे धीरे उनका पसीना आना बंद हो गया और पसीना बंद होने के साथ ही इनको राइनाइटिस के सिम्टम शुरू हो गए। ही वॉज क्योर्ड बाय कैलकेरिया सिलिकेटा एंड हिज पर्सपिरेशन वॉज रिस्टोर्ड। तो ये कैलकेरिया का अगर पर्सपिरेशन यानी जो उसके डिस्चार्जेस हैं अगर आप उसको भी सप्रेस करेंगे तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आजकल एक टेंडेंसी है डीओ लगाने की। लोग डीओ लगाकर पसीने को छुपाना चाहते हैं, पसीने को आने से रोकना चाहते हैं। लोग टैल्कम पाउडर लगाकर पसीने को आने से रोकना चाहते हैं। लोग एसी में बैठकर अपने पसीने को बाहर निकलने से रोकना चाहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनको गर्मी बर्दाश्त ना हो रहा हो सकता है कि उनको किसी के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती हो, लेकिन ये सब बीमारी के कारण बन सकते हैं। पसीना अगर बंद हो गया तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फाटक में आपको रूब्रिक मिलेगा स्वेट नाइट एट। दूसरा रूब्रिक आपको फाटक में मिलेगा स्वेट इन जनरल इजी टेंडेंसी टू। आपको फाटक में ही तीसरा रूब्रिक मिलेगा स्वेट एब्सेंट, स्वेट सप्रेस्ड एग्रेवेट। इस तरीके से आपको रूब्रिक्स मिलते हैं फाटक में। और अपने सिंथेसिस में आपको रूब्रिक मिलेगा जनरल्स कॉन्वलेसेंस एलिमेंट्स ड्यूरिंग पर्सपिरेशन आफ्टर सप्रेस्ड, जिसमें सिर्फ 5 मेडिसिन है और उसमें से एक कैलकेरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैलकेरिया के पर्सपिरेशन को अगर सप्रेस किया गया तो उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैलकेरिया के डिस्चार्जेस जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया, अगर उसको एब्सेस वाले सेक्शन में, कि जब उसको एब्सेस होता है तो उसका एब्सेस पस जो होगा वो येलो कलर का होगा। कैलकेरिया के डिस्चार्जेस यूजुअली येलो कलर के ही होते हैं। सर्दी जुकाम के पुराने डिजीज में जो स्लो लिंगरिंग रहे हैं और अब उनका डिस्चार्ज येलो हो महीनों से है और अब वो येलो कलर का हो गया। कैलकेरिया का रोल कान में सर्दी लगने के बाद क्रॉनिक टोरिया हो रहा है, वहां पर भी डिस्चार्जेस आपको येलो ही मिलेंगे। पसीने से अगर कोई दाग छूट रहा है कपड़ों पर तो वो वाइटिश येलो आपको दाग दिखाई देंगे। तो ये येलोनेस ऑफ थिक नेजल डिस्चार्जेस इन क्रॉनिक कैटार ऑफ नोज इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया काफ। हमको फाटक में देखो रूब्रिक मिलता है येलोनेस ऑफ स्किन डिस्चार्जेस। फिर है जनरल्स म्यूकस सिक्रीशंस येलो। फिर है जनरल्स एब्सेस पस येलो। स्किन इरप्शंस डिस्चार्जिंग येलो। फीमेल जेनाइटेलिया सेक्स ल्यूकोरिया येलो। हमको पता लगेगा कि हर तरह के इनके जो भी डिस्चार्जेस हैं वो सभी कहीं ना कहीं येलो कलर के ही हो रहे हैं। तो ये येलोनेस भी इनका कैरेक्टरिस्टिक है। नोज डिस्चार्जेस येलो, नोज डिस्चार्ज येलो, स्टूल येलो, तो आपको हर जगह येलो दिखाई देगा। ये आई डिस्चार्जेस येलो। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये डिस्चार्जेस येलो, उनका जो कलर है येलो, ये कैरेक्टरिस्टिक है कैलकेरिया का। ऐसा ही एक पीक्यूआरएस आपको इनके फूड हैबिट्स में भी दिखाई देगा। मुझे अगर कैलकेरिया को रूल आउट करना होता तो जैसे मैंने पसीने के बारे में पूछा था, बिल्कुल वैसे ही मैं इस क्रेविंग के बारे में उन लोगों से पूछता हूँ जिनके लिए मुझे शंका होती है कि कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनको एग खाना पसंद है या उनको क्या एग की क्रेविंग आती है। कैलकेरिया काब को एग्स की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है। दे वॉन्ट एग इन एनी फॉर्म। उनको सुबह शाम दिन रात बस एग खाने का ही मन करेगा। एग की कोई भी डिश हो उनको बहुत पसंद आती है, लेकिन बॉइल्ड एग इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा कह सकते हैं कि इनको अगर कुछ चाहिए तो बस एग्स चाहिए, अंडे चाहिए।
मुझे एक पेशेंट की याद हमेशा आती है जब भी मैं किसी को कैलकेरिया समझाता हूँ। तो ये एक जैन पेशेंट थे। आप लोगों को पता ही है कि जैन रिलीजन के लोग कितने स्ट्रिक्ट होते हैं अपने खाने पीने के मामले में। प्योर वेजिटेरियंस होते हैं। ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें जैसे पोटैटोज, ऑनियन, गार्लिक ये सब भी नहीं खाते। और शाम को सनसेट के बाद भी खाना नहीं खाते। ऐसे में मेरा जो ये पेशेंट था वो भी जैन था। उसको एग्स की बहुत स्ट्रांग डिज़ायर थी। पूरे शहर में बॉइल्ड एग्स कहाँ मिलते हैं उसको पता था। दिस इज़ द लेवल ऑफ क्रेविंग फॉर एग्स। इस पेशेंट को आई हैड प्रिस्क्राइब्ड कैलकेरिया कार्ब एंड ही इम्प्रूव वेरी वेल। ऐसे आपको पेशेंट मिल जाएंगे जिनके रिलेटिव्स या उनके घर वाले आपको बताएंगे कि ये तो मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए, बस अंडा ही मांगता है, हमेशा दिन में 4-4 5-5 अंडे खा लेता है, इसका मन ही नहीं भरता अंडे से। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि एग्स की क्रेविंग है, इनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही एग्स इनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स को एग्रीवेट भी करते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक केस का एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये केस मैंने देहरादून में लिया था। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट थी हीमोरॉइड्स। पेशेंट को एग्स की क्रेविंग थी, पर एग्स खाने के बाद उसके हीमोरॉइड्स एग्रीवेट हो जाते थे, जिसके डर से वो खाता भी नहीं था। तो एग्स की क्रेविंग भी कैलकेरिया में है और एग्स का एग्रीवेशन भी है। ये दोनों ही कैलकेरिया के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। डिज़ायर फॉर एग्स एंड एग्रीवेशन फ्रॉम एग्स। तो अगर हम रूब्रिक्स में देखेंगे तो हमको मिलेगा जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, एग डिज़ायर, बॉइल्ड, सॉफ्ट बॉइल्ड। दूसरा रूब्रिक है जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, एग्स डिज़ायर, बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड। एक रूब्रिक है जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, एग डिज़ायर्स। एक रूब्रिक है जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, एग्स एमलरेट, जिसमें सिंगल कैलकेरिया है। एक रूब्रिक है जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, एग्स एग्रेवेट। तो आप देखेंगे डिज़ायर्स भी है और एग्रेवेशन भी है। कैलकेरिया कार्ब का एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है मिल्क से एग्रेवेशन। कैलकेरिया डज नॉट लाइक्स मिल्क। जैसा कि हम जानते हैं इनके अंदर एक स्लोनेस होती है, इसी तरीके से इनके हर फंक्शन भी स्लो होते हैं। इनका डाइजेशन भी स्लो होता है, इनका कॉम्प्रीहेंशन भी स्लो होता है। दूध पचता नहीं है। दूध पीने के बाद काफ़ी देर बाद वॉमिटिंग होगी, और जो ये वॉमिटिंग होगा वो उसके अंदर एक खट्टापन होगा, खट्टी स्मेल आएगी, खट्टी गंध देगा। तो आपको याद होगा हमने जब एब्सेस वाला पार्ट देखा था तो हमने उसमें पर्सपिरेशन वाला पार्ट देखा था, तब हमने देखा था कि उसके पर्सपिरेशन से सार स्मेल आती है, खट्टी स्मेल आती है। तो इनकी चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे इनका कोई भी डिस्चार्ज हो, जैसे उसके अंदर येलोनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर से खट्टेपन का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। मिल्क इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये जो खट्टी गंध होगी ये कैलकेरिया के लगभग हर डिस्चार्ज में मिलेगा, चाहे पसीना हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे स्टूल हो, कैसा भी डिस्चार्ज होगा उसमें खट्टी स्मेल ज़रूर आएगी। इन लोगों के स्टूल का रंग भी बहुत ही खास होता है, चाहे डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन। स्टूल वाइट रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, जैसे कि ये सिर्फ मिल्क ही खाता पीता है, जैसे कि ये मिल्क के अलावा कोई और चीज़ नहीं खाता। आप देखेंगे जो भी बच्चे सिर्फ मिल्क के डाइट पर होते हैं उनके स्टूल का कलर कैसा होता है। मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनके उनके स्टूल का कलर लगभग बाइललेस टाइप का होता है, जैसे कि उसके अंदर बाइल है ही नहीं। अगर डायरिया है तो हल्का वाइट होगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो चॉक की तरह वाइट होगा। इट्स बाइललेस स्टूल। कैलकेरिया पेशेंट को अच्छा लगता है जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, ये एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों उसको लगता है ऐसा? अच्छा क्यों लगता है? सिंपल है, बिकॉज उसको एग्जर्शन पसंद नहीं है। उसको इतना भी एग्जर्शन पसंद नहीं कि वो जाके स्टूल पास करे। इसीलिए दे आर चीयरफुल व्हेन दे आर कॉन्स्टिपेटेड, दे फील बेटर व्हेन दे आर कॉन्स्टिपेटेड। और ये उनका जो स्टूल का रंग होगा दैट विल बी वाइट, या यूं कहूं कि बाइललेस स्टूल होगा।
कैलकेरिया कुछ इस तरीके का इंडाइजेशन प्रोड्यूस करता है कि वहां पर वो वर्म्स को रहने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इसीलिए वर्म्स वहां पर अपनी पूरी क्या बात कहते हैं ये अपनी पूरी बस्ती बसा लेते हैं। इसलिए कैलकेरिया बेबीज के अंदर वर्म्स पलने की टेंडेंसी होती है। उनके स्टूल में, वॉमिट में वर्म्स आसानी से दिखाई दे जाएंगे। पेरेंट्स बताएंगे कि इसको कितना भी डीवर्मिंग दे दो, हम इसको डीवर्मिंग दे देकर थक गए, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर से वर्म्स आ ही जाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिलता है या ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसको बार बार वर्म्स हो जाते हैं और साथ ही साथ बाकी के फीचर्स मिलते हैं, जैसे थुलथुला शरीर, मोटा ताज़ा, स्वस्थ, आसानी से थक जाने वाला, पसीने पसीने हो जाने वाला, सर पर ज़्यादा पसीना आता हो खासकर ऑक्सीफुट पे, अ, अगर उसके पसीने से खट्टी स्मेल आती हो, माथे पर पसीना आता हो, अगर वो राइट साइडेड कंप्लेंट हो उसका, उसके डिस्चार्जेस अगर येलो कलर के हों, इस तरीके की कंप्लेंट्स अगर आपको दिखते हैं, इस तरीके के अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है और उसके अंदर वर्म्स आपको दिख जाते हैं कि ये इसको बार बार वर्म्स हो जा रहा है, तो हो सकता है कि वो कैलकेरिया का पेशेंट हो। साथ ही साथ अगर एग का डिज़ायर हो तो श्योर शॉट हो जाता है। कैलकेरिया काफ के पेशेंट्स में आपको पता लगेगा कि ये बच्चे जब सोते हैं तो इनका सर पसीने से भीग जाता है। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, पसीना ज़्यादातर ऑक्सीपुट एरिया में होगा। इतना ज़्यादा पसीना होता है कि तकिया भी भीग जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि कैलकेरिया काफ का पेशेंट, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब चीज़ें आपको पेरेंट्स बताएंगे, लेकिन हमको क्योंकि मालूम नहीं होगा तो हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। जब ये बच्चे सोए हुए होते हैं तो नींद में चबाने जैसा मूवमेंट करते हैं, अपना मुंह घुमाते रहेंगे, चूइंग करते रहेंगे, चूइंग करेंगे, स्वेलो करेंगे। नींद में चूइंग मूवमेंट करता है, स्वेलोइंग मूवमेंट करेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ खा रहा है, लेकिन वास्तव में मुंह में कुछ भी नहीं होगा। ये चूइंग मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कैलकेरिया काफ का। कैलकेरिया काफ का एक और क्लिनिकल इंडिकेशन आता है जब नर्सिंग मदर में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ऐसी नर्सिंग मदर्स को कैलकेरिया काब देने से उनका मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है। सल्फर में बर्निंग ज़्यादा है और कैलकेरिया में चिलीनेस ज़्यादा होती है। आप इस तरीके से सल्फर और कैलकेरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कई बार आपको दोनों सिमिलर नज़र आएंगे, लेकिन आप उनके थर्मल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप उनके पसीने के तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एग्स के डिज़ायर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके शारीरिक बनावट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। शारीरिक बनावट से याद आया, एंटिम क्रूड भी थोड़ा मोटा ताज़ा बच्चा होता है और कैलकेरिया का भी मोटा ताज़ा होता है। दोनों ही मोटे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, थुलथुले होते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। एंटिम क्रूड में चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। एंटिम क्रूड को देखकर भी आप अगर उसको देख भर भी लेते हैं तो उनका चिड़चिड़ाहटपन बढ़ जाता है, एकदम गुस्सा हो जाएगा, जोर जोर से रोने लगेगा, हाथ भी आपको लगाने नहीं देगा, हाथ लगाने से भी वो रोने लगेगा या पिनपिनाने लगेगा। साथ ही साथ आपको एंटिम क्रूड में टंग पर सफ़ेद कोटिंग नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें कैलकेरिया में एब्सेंट होंगी, जबकि कैलकेरिया गोद में बैठना चाहेगा, कोई टंग पे कोटिंग नहीं होगा, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, आलसी होगा, सुस्त होगा। तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर को, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, जो भी हमने चर्चा की, अगर मैं इन सबको समराइज़ करूं तो समरी ये है कि कैलकेरिया कार्ब चिली होते हैं, प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड होते हैं। इनके सारे कंप्लेंट्स राइट साइडेड आएंगे। इनके सारे डिस्चार्जेस येलो कलर के होते हैं। इनके सारे कंप्लेंट्स में एक स्लोनेस नज़र आएगा, क्रॉनिसिटी होगी कंप्लेंट्स की। मोटा ताज़ा थुलथुला होगा, गुड लुकिंग होगा, सुस्त होगा, आलसी होगा, ज़रा सा भी काम करने पर थक जाएगा, ज़रा सा भी काम करने से पसीने से भर जाएगा, पसीना ज़्यादा करके फोरहेड पर और ऑक्सीपुट में आएगा। मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन दोनों ही तरह को वो झेल नहीं पाएगा। ग्लैंड्स के ऊपर इसका अटैक ज़्यादा होगा, पॉलिपी प्रोड्यूस करेगा, एब्सेस प्रोड्यूस करेगा जो कि डीप मसल्स में होंगे।
एग्स की क्रेविंग, स्पेशली बॉइल्ड एग्स की क्रेविंग होगी, और एग से एग्रीवेशन होगा, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा, स्पेशली नाइट में होगा, कोल्ड हैंड होंगे, कोल्ड फीट होगा, येलो डिस्चार्जेस होंगे, क्लोराटिक एनीमिया प्रोड्यूस करेगा, रिकरेंट वर्म इन्फेस्टेशन करेगा, और ये कैलकेरिया कार्ब बहुत ही सुस्त होगा, बहुत ही आलसी होगा। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सब कुछ छप जाए। ये आपके आंखों के सामने अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो आपको तुरंत वो कैलकेरिया कार्ब याद आ जाना चाहिए। इसी के साथ मैं कैलकेरिया कार्ब को यहीं पर विराम देता हूँ। किसी भी तरह के प्रश्न होंगे तो ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।